गुड डे क्लास 10। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3 9 जुलाई 2021 कक्षा 10 के लिए वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट आज आई है ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पर। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम नंबर्स को जो है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमने एक ग्राफ लिया है। तो आइए अपनी वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्राफ पर एक बिंदु दर्शाने के लिए मूल बिंदु को केंद्र माने और एक्स अक्ष पर एक्स का मान देखें। तो जो ये है ग्राफ पर किस तरह से हम किसी भी बिंदु को दर्शा सकते हैं, किस तरह से हम किसी बिंदु का मान रख सकते हैं ग्राफ पर, वो हम इस वर्कशीट में सीखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जो है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका ग्राफ से करवा देती हूँ। आपने अक्सर इस तरह का पेज देखा होगा, इससे पहले यूज़ भी किया होगा। इसी को हम बोलते हैं ग्राफ पेपर। तो इस पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस से हम कहते हैं, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। ये एक्स जो है ये पॉजिटिव साइड है एक्स की, और इधर हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव नंबर्स। वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है, जो आपको खड़ी हुई रेखा दिखाई दे रही है, उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये वाई का नेगेटिव साइड है। यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स एक्सिस की जब बात की जाए, ये जो मूल बिंदु है जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 0 0 होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो ये है हमारा मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु से ये जो लेटी हुई रेखा है इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। इस तरफ आप जब देखेंगे तो सारे के सारे जो नंबर हैं वो हमारे नेचुरल नंबर हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इधर हमने नेगेटिव इंटीजर्स लिए हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो, कि ये जो है ये क्या है, हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर किस तरह से हम बिंदु लेते हैं। तो आप ग्राफ पेपर जब देखेंगे तो हर ब्लॉक एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर ब्लॉक की जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर को। अब हम अपने क्वाड्रेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो चतुर्थांश हैं, जिसे हम कहते क्या हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो आप देख सकते हैं, या इसे हम हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितने टोटल क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। तो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स, 4 चतुर्थांश बनते हैं इसमें। पहला जो चतुर्थांश है वो एक्स और वाई दोनों उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। जब दूसरे चतुर्थांश की हम बात करते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में जो है हमारा, आप देख सकते हैं कि इधर जो है ये जो लाइन है y की, ये क्या आ गई है, x की, ये नेगेटिव है, और जबकि y जो है वो पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर हैं जिनमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे। थर्ड में आप देखेंगे कि दोनों ही x और y दोनों ही क्या है, नेगेटिव हैं, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो अब इस पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो हिस्सा है इसमें एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 0 0 होते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो वो पहला क्वाड्रेंट है। कौन से चतुर्थांश में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, तो वो तीसरा चतुर्थांश है। आप यहाँ से इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। ये मैं आपको लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चंस मैं आपको ज़रूर दूंगी। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने हैं मुझे करके, कि किस तरह से इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप यहाँ से हल कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट में क्या बताया गया है, वर्कशीट में हमें जो बताया गया है उसको हम देख लेते हैं।
वर्कशीट में है कि निम्न ग्राफ को ध्यान से पढ़िए, देखें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ हम देख सकते हैं, हम थोड़ा सा इस ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है 1 2 1 2 3 और 5 ये सभी x के निर्देशांक हैं। -1 के निर्देशांक इधर है, -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरह से हमें निर्देशांक दिए गए हैं और ऊपर y और -y के निर्देशांक हैं जो हमारी खड़ी हुई रेखा है। तो अब हमें पता लगाना है कि बिंदु A के निर्देशांक क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये है बिंदु A। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम किस तरह से पता करेंगे, हमें पहले x एक्सिस को देखना है। तो x एक्सिस पर आप देख सकते हैं 1 2, यानी कि x निर्देशांक तो हो गया 2 और y निर्देशांक के लिए हम y की तरफ बढ़ेंगे 1 2 3, यानी कि y का निर्देशांक हो गया 3। तो a के निर्देशांक हैं 2 3। अब हमें d को ढूंढना है, तो d के निर्देशांक क्या हैं, d आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिंदु जो दिया है वर्कशीट में वो d है। तो d के निर्देशांक आप पहले x को देखेंगे, तो x इधर आ रहा है 1 2 एंड 3, -3 है क्योंकि x जो है इस तरफ -3 होता है, माइनस का होता है। तो अब जो है y की तरफ हम बढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि जो ये d पॉइंट दिया है वो x अक्ष पर ही है, तो इसीलिए जो है y का निर्देशांक हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि d के निर्देशांक जो हैं वो क्या हैं, वो हैं -3 और 0। तो अब आप एक और चीज़ यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम x एक्सिस की बात करते हैं, x एक्सिस पर कोई भी बिंदु अगर स्थित है तो उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होगा, जबकि अगर कोई बिंदु y निर्देशांक पर स्थित है तो उसका जो निर्देशांक है x निर्देशांक जो है वो 0 होगा। तो x पर स्थित होने से y निर्देशांक 0 हो जाता है, जबकि y पर स्थित होने से x निर्देशांक 0 हो जाता है। अब हमसे अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है -1 2, ये निर्देशांक जो हैं ये कौन से बिंदु को दिखा रहे हैं, -1। तो हमें पहले -1 हम यहाँ पर आते हैं और -2 1 2, तो ये बिंदु क्या है, इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का नाम है F। निर्देशांक 3 घटा 3, तो हमें पहले 3 को देखना है x अक्ष पर, 1 2 3 ये 3 है, और घटा 3 अब हमें नीचे की तरफ बढ़ना है, 1 2 3। तो ये जो है कौन सा निर्देशांक है, कौन सा बिंदु है, वो है G, ये दिखा रहा है G बिंदु को। तो आप वर्कशीट में इस तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिएगा कि जो वर्कशीट में यहाँ पर जो मैंने आपको अभी समझाया था कि किस तरह से हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, x और y किस में दोनों पॉजिटिव होते हैं, किस में दोनों नेगेटिव होते हैं, वो यहाँ पर आपको इसमें दिखाया गया है। ये जो आपका हिस्सा है इसमें आपको बताया गया है कि कौन सा निर्देशांक कहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है जबकि y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है जबकि y जो है वो नेगेटिव दिखाया गया है। अब हम अपनी वर्कशीट में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, बिंदु A 3 घटा 1 B घटा 5 0, 3 C को दिया है 3 और 4.5, D को दिया है -1 6 को E घटा 2.5 और घटा 1.5 को ग्राफ पर दर्शाइए। तो पहले बिंदु 3 घटा 1 को हम दर्शा लेते हैं। बिंदु A 3 घटा 1, तो पहले हमें देखो x जो दिया है हमारा वो दिया है 3, तो हम पहले 3 देखेंगे x अक्ष पर, 1 2 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x अक्ष पर 3 यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये आ गया हमारा वो बिंदु। अब हमें y पर माइनस की तरफ बढ़ना है, तो हम एक बिंदु माइनस की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हो गया हमारा a। अब हमें b को -5 0 -5 यानी कि x का हमें नेगेटिव लेना है, -5 1 2 3
4 5, ये -5 हो गया और हम y की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि y का निर्देशांक 0 है, तो बिंदु x पर स्थित है, ये हमें पहले ही जांच लेना है। तो ये हो गया हमारा बिंदु B। तो बड़ा ही आसान है इनको रिप्रेजेंट करना इस तरह से। अब C जो है 3 और 4.5, अब यहाँ पर देखिए 3 और 4.5 यानी कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? सबसे पहला ध्यान यही देना है हमें कि किस क्वाड्रेंट में होंगे। ये दोनों होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये चीज़ कि दोनों जब पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो 3 और 4.5, x पर 3 और y पर 4.5 यहाँ रिप्रेजेंट होता है। अब हम अगले उसको देखते हैं -1 और 6, तो कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए? जहाँ x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव, वो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि इस क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेंगे तो -1 हम देखते हैं यहाँ पर है और 6 1 2 3 4 5 6, तो ये बिंदु आ गया हमारा D। अब इसी तरह से हमें अगले बिंदु को भी जांचना है जिसमें कि दोनों ही नेगेटिव दिए गए हैं। तो जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये आप खुद ही बता सकते हैं कि जब दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे, क्योंकि जब आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो एक रैखिक समीकरण जो है वो अनेक हल हो सकते हैं, उसके x को अलग अलग मान देकर हम y का संगत मान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से प्राप्त x y दिए गए रैखिक समीकरण का एक हल होता है। यानी कि जब हम किसी भी रेखा को ग्राफ पर दर्शाते हैं तो हम केवल एक बिंदु से नहीं, बहुत सारे बिंदु से दर्शाते हैं और उसका एक रैखिक समीकरण बनाते हैं, और वो जो रैखिक समीकरण बनता है उसका इस प्रकार से कई हल हो जाते हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। ये जब हम अपनी